आदाब दोस्तों, टू टीवी टेलिंग यू दी अनटोल्ड में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे गज़ा और इज़राइल के हालात के बारे में। इस हालात के बारे में डिस्कस करने के लिए हमारे बीच मौजूद है मोहम्मद शोएब, जो मिडिल ईस्ट पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अफेयर्स के जानकार है। थैंक्स फॉर हैविंग मी। आपके शो में बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर। एक चीज़ हम बता दें, टू टीवी हमारी ये नई चैनल है और ये सीमांचल बेस्ड है। तो शोएब साहब शुरू करें। जी, मेरा पहला सवाल है, अभी इजराइल और फिलिस्तीन के हालात कैसे हैं? क्या आप जरा बता सकते हैं? देखिए, अभी तो हालात बहुत ख़राब हैं जब से दोबारा इजरायली स्ट्राइक शुरू हुए हैं, क्योंकि ये जो पॉज था, सब लोग सोच रहे थे कि ये पॉज एक्सटेंड हो जाएगा, लेकिन चूँकि एक्सटेंड हुआ नहीं, इन लोगों के बीच डील नहीं हो पाई। इनके डिमांड और दोनों के बीच में, जो इजराइल और फ़िलिस्तीन के लोग हैं उनमें नहीं हो पाया, हमास के बीच में। तो अभी हालात तो बहुत ख़राब हैं। अब तक 17,500 यानी कि 17,500 लोगों से ज़्यादा शहीद हो चुके हैं गज़ा में। उनमें ज़्यादातर औरतें और बच्चे हैं। लेकिन ये हालात कब तक चलेंगे, इसके बारे में कहना कोई भी बहुत कन्विक्शन के साथ नहीं कह सकता है कि ये लड़ाई कब रुकेगी। लेकिन जो इजराइल का मंशा है, यानी कि जो उसका जो एम्बिशन है, उनका जाहिर है, क्योंकि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो उनका ये है कि गज़ा और विज़ वेस्ट बैंक, ये दोनों खाली होना चाहिए। और बेसिकली थिनिंग ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि डीपॉपुलेशन, डेमोग्राफिक कंपोजिशन को चेंज करने का उनका प्रोग्राम है। और गज़ा चूँकि उनके लिए एक परमानेंट सरदर्द है, तो वो चाहते हैं कि गज़ा खाली हो जाए और गज़ा के लोग कहीं भी चले जाए, चाहे वो सिनाई पेनिनसुला में जाएं या जॉर्डन में जाएं, या एक और भी बात चल रही थी, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इराक़ के एक अंबार प्रोविंस है, वहाँ पे भी इनको भेजने का प्रोग्राम है और चल रहा है। लेकिन ये है कि गज़ा के जो हालात हैं उनके ऊपर सब लोगों का कहना है कि इनकी मदद कहाँ से आएगी। तो कुछ लोगों का मानना है कि वो दक्षिण उत्तर की तरफ, यानी नॉर्थ की तरफ, लेबनान की तरफ देखते हैं कि लेबनान के हिजबुल्लाह की तरफ से कुछ कार्रवाई होगी। और कुछ लोग सोचते हैं कि इजिप्ट, यानी गज़ा के जो साहिली इलाका है, उधर से कुछ होगा। लेकिन मैं कहूँगा कि जहाँ तक जो डेवलपमेंट्स हैं, जो मेरी उस पर नज़र है, जितना मेरा स्टडी है इस हालात पे, तो लोगों को जो है जॉर्डन की तरफ, ईस्ट की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि जॉर्डन की तरफ से किसी भी वक्त बड़ा हमला इजराइल पे हो सकता है। और ये हमला बहुत बड़ा होगा अगर होगा तो। लेकिन इसके तरफ लोगों की नज़र नहीं है। इस हमले की क्या वजूहात हैं और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं और बहुत सारे जो डेवलपमेंट्स हैं रिसेंटली, उसके डॉट्स को अगर आप कनेक्ट करेंगे तो वो पिक्चर जो है जाहिर हो पाएगा। गज़ा की कितनी आबादी है? उनका भविष्य क्या है? क्या उनको दोबारा भगा दिया जाएगा? दूसरा नकबा होने की कितने चांसेस हैं? देखिए, इजराइल की कोशिश तो यही है कि 23 लाख लोग वहाँ से चले जाएं, चाहे वो सिनाई चले जाएं या फिर वो जॉर्डन चले जाएं। लेकिन अगर ये दूसरा नकबा करेंगे तो इसके लिए हालात बहुत बेकाबू हो जाएंगे। दूसरा नकबा क्यों नहीं हो पाएगा या क्यों नहीं होगा, अगर होगा तो क्या होगा, इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। देखिए, दूसरा नकबा इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि जॉर्डन, जो जहाँ पे ऑलरेडी लगभग 60 लाख से ज़्यादा फ़िलिस्तीनी रिफ्यूजी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो 1948 और 1967 की जंगों के बाद वहाँ पे गए थे फ़िलिस्तीन से, वेस्ट बैंक से, वो अभी भी वहाँ रिफ्यूजी की हैसियत से रह रहे हैं। उनको वहाँ की सरकार ने कोई सिटीज़नशिप या कोई परमानेंट शहरियत नहीं दिया है। और अभी हाल ही में वहाँ की जो मलिका हैं, क्वीन रानिया, उन्होंने 2 बार CNN को इंटरव्यू दिया है अभी रिसेंटली, और बहुत ही साफ और वाज़ेह अल्फाज में उन्होंने कहा है कि अगर दूसरा नकबा हुआ
तो हालात बेकाबू हो जाएंगे। उन्होंने एक हिंट दिया है, एकदम साफ लफ्जों में नहीं कहा है, लेकिन उन्होंने हिंट दिया है। बीच में थोड़ा शोएब साहब, आपको उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उनको तो लगता है कि इजराइल कभी भी यहाँ फिलिस्तीनियों को रहने नहीं देना चाहता है, और उसके लिए जो परसिक्यूशन सिस्टमेटिक ढंग से कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं। लेकिन दूसरा नकबा इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो क्वीन रानिया के जो कंसर्न है, जो किंग अब्दुल्ला जो जॉर्डन के जो किंग हैं उनका जो कंसर्न है, उन्होंने कहा है कि अगर दूसरा नकबा हुआ तो ये जो इजराइल और जॉर्डन के बीच जो ट्रीटी है, जो पीस ट्रीटी जो 1994 में गालिबन, जहां तक मेरी याददाश्त है, वो उनके फादर किंग हुसैन, किंग अब्दुल्ला के फादर किंग हुसैन और इजरायली प्राइम मिनिस्टर इजाक रबीन के बीच गालिबन हुआ था, या एक, अगर मैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये जो उन्होंने वार्निंग दिया है कि अगर नकबा हुआ तो ये पीस ट्रीटी खत्म हो जाएगा और अपने आप खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कैटास्ट्रॉफी होगा। जो बात कर रहा था क्वीन रानिया का, जो रिसेंटली जो CNN में जो इंटरव्यू दिया है उन्होंने वाज़ेह और साफ लफ्ज़ों में कहा है, और वेस्टर्न कंट्रीज जो बड़े पावर्स हैं जैसे जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, इंग्लैंड, इनको एक्सपोज किया है कि इन्होंने कहा है कि इनकी सबसे पहले तो कोशिश नहीं रही सीज फायर के लिए, और इनकी कोशिशों के बाद ये नाकाम रहे। और उन्होंने कहा है कि अगर ये नकबा हुआ तो जो 60 लाख फिलिस्तीनी जो जॉर्डन में एज ए रिफ्यूजी रह रहे हैं वो वहाँ बेकाबू हो जाएंगे। वो 60 लाख रिफ्यूजी जो हैं वो पिछले 50 सालों से वेस्ट बैंक से बिल्कुल कटे हुए हैं, उनका कोई वहाँ से ताल्लुक नहीं है क्योंकि वो बॉर्डर है, और वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि उनको मतलब वो कुछ करना चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। उनके अंदर एक बहुत बेचैनी है। अभी जॉर्डन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी बयान दिया है इस मामले को लेकर के। इवन कि वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने भी बयान दिया है कि दूसरा नकबा जो है अगर होगा तो जो ट्रीटी है, जो पीस ट्रीटी है जॉर्डन और इजराइल के बीच, वो ख़त्म हो जाएगा। वो और जो किंगडम है, जो किंगडम ऑफ जॉर्डन है, उसकी जड़ें हिल गई, वो अंदर से हिल चुका है और वो उसकी वजूद खतरे में है। क्योंकि अगर 60 लाख लोग अगर सरहद पे आकर के अगर अभी आपको पता होगा कि जब हमास के जो सीनियर लीडर हैं अबू उबैदा, जो कि अल-कस्साम ब्रिगेड के तर्जुमान भी हैं, स्पोक्स पर्सन भी हैं, उन्होंने जब फिलिस्तीनियों से, जॉर्डन में रह रहे फिलिस्तीनियों से अपील की कि आप लोग मुजाहरा करें, तो उनके रिक्वेस्ट पे बहुत ही प्रॉम्प्ट और स्विफ्ट रिस्पांस आया और लोग बहुत ही ज़्यादा तादाद में जॉर्डन की सड़कों पे आए और मुजाहरा किया और अपने गम और गुस्से का इजहार किया। और वो इतने बरहम हैं कि जॉर्डन की सरकार को वहाँ पे आर्मी बुलानी पड़ी उसको कंट्रोल करने के लिए। तो ये मतलब इट्स लाइक ए बॉइलिंग थिंग, और उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन इसकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है। और मैं इसकी तरफ लोगों का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इस पहलू पे भी गौर किया जाना चाहिए, क्योंकि इधर से किसी वक्त भी इजराइल पे बड़ा हमला हो सकता है। मेरा अगला सवाल, जॉर्डन और इजराइल के बीच जो पीस ट्रीटी हुआ था वो रहेगा या ख़त्म हो जाएगा? देखिए, जो पीस ट्रीटी हुआ था, जॉर्डन एक पूरा मिडिल ईस्ट में दूसरा कंट्री था इजिप्ट के बाद जिसने इजराइल को रिकॉग्नाइज किया था 1994 में, किंग हुसैन ने किया था। और अब ये इस ट्रीटी की जड़ें क्यों हिल चुकी हैं? क्योंकि अब जो डेवलपमेंट्स हुए हैं रिसेंटली, जब जो बाइडेन साहब इजराइल आए, उनकी एक मीटिंग थी जॉर्डन में, जॉर्डन के किंग के साथ, वहाँ की हुकूमत के साथ, लेकिन उन्होंने उस मीटिंग को बर्खास्त कर दिया, वो नहीं मिले। उसके बाद जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं जॉर्डन का इजराइल के साथ, वो अभी नहीं है। वो दोनों ने अपने एम्बेसडर्स को बुला लिया है। और इसकी वजह से सिर्फ ऐसा नहीं कि जॉर्डन की सरकार नहीं चाहती, क्योंकि जॉर्डन की सरकार के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है, लोगों का बहुत ज़्यादा दबाव है। उस दबाव को कम करने के लिए इस जॉर्डन ने अपने सफीर को बुला लिया और उसको रेसिप्रोकेट करते हुए इजराइल ने भी अपने सफीर को वहाँ बुला लिया है। ठीक है, एक बात यह है। दूसरी बात यह है कि जॉर्डन से बहुत सारा तेल
जो डीजल, पेट्रोल और जो क्रूड ऑयल वगैरह जाता है वहाँ पे, इजराइल जाता है, वो अभी जा ही रहा है। लेकिन बहुत सारे ताल्लुकात अभी ठंडे बस्ते में हैं। मिसाल के तौर पर जॉर्डन और इजराइल के बीच पानी और बिजली की खरीद फरोख्त की डील होने वाली थी, उसके लिए एग्रीमेंट साइन होना था और यूएई जो है इसकी पेशरफ्त कर रहे थे, यानी कि वो ब्रोकर कर रहे थे इसको। लेकिन इस डील को भी अभी फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया है। और जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जो सड़कों के पर जो मुजाहरे हो रहे हैं, उसको देख करके जॉर्डन की हुकूमत का अभी इजराइल के साथ कोई ताल्लुकात रखना या कुछ इस तरह के डेवलपमेंट्स वो अभी हमको नज़र नहीं आ रहे हैं। और ये पीस ट्रीटी जो है ये खुद अभी बहुत ख़तरे में है, इसका मुस्तकबिल जो है बहुत ही वोलाटाइल है। ये इसके बारे में कोई कन्विक्शन के साथ कह नहीं सकते इसको। इजराइल और फिलिस्तीन 2 स्टेट सोल्यूशन और इलीगल सेटलमेंट्स का आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, 2 स्टेट सॉल्यूशन तो ये यूएन का भी स्टैंड है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन होना चाहिए, अमेरिका का भी चाहिए और वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं उनका भी है। लेकिन जो वहाँ की जो लिकुद पार्टी है, जिसकी नेतृत्व अभी बेंजामिन नेतन्याहू कर रहे हैं, वो पिछले 2 दहाइयों से यानी कि 20 साल से ऊपर से वहाँ पे सरकार में है और उनका 2 स्टेट सॉल्यूशन के लिए वो कभी सीरियस नहीं रहे। और उनका कहना था कि हाँ 2 स्टेट सॉल्यूशन होना चाहिए, लेकिन काम जो वो कर रहे हैं, वो कहते हैं ना कि एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। उनका जो काम और कथनी और करनी में मैच नहीं हो रहा है। जैसे उन्होंने एक तरफ 2 स्टेट सॉल्यूशन के बारे में बातचीत कर रहे हैं, दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं, सेटलमेंट बना रहे हैं, इलीगल सेटलमेंट। जो वेस्ट बैंक का जो इलाका है, जो ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक है, वहां धीरे धीरे उन्होंने 144 सेटलमेंट्स बना दिए, यानी कि सोसाइटीज बना दी हैं, जिसमें 7 लाख से ज्यादा यहूदी बाहर से आके रह रहे हैं, मुकीम है वहां पे। यानी कि बाहर से आके रह रहे हैं और वहां पे मकान खरीदते हैं और वहां रहते हैं। और वो जो सेटलर्स हैं वो रिजर्विस्ट आर्मी भी है वहां के। वो जैसे ही सेटलर्स आते हैं वहां घर खरीदते हैं, उनको गन दिया जाता है, उनको यूनिफॉर्म दिया जाता है और वो फिर रिजर्विस्ट फोर्स ज्वाइन कर लेते हैं। और फिर वो जो है वहाँ के जो बाशिंदे हैं, जो उनके रहने वाले हैं, जो वेस्ट बैंक के फिलिस्तीनी, उनके ऊपर तरह तरह के जुल्म करते हैं। ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक के लोगों पर इजरायली सेटलर्स किस तरीके का कार्रवाई करते हैं? जो इजरायली सेटलमेंट्स हैं वेस्ट बैंक में, वहाँ उनकी जो जुल्म और ज़्यादती है उनके बारे में बताना चाहूँगा कि वो किस तरह से फिलिस्तीनियों को वहाँ से भगाते हैं। जैसे मान लीजिए कि उनके ओलिव गार्डन्स हैं, उनके गार्डन्स के इरिगेशन फैसिलिटीज़ को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो गार्डन सूख जाते हैं। फिर वो अपने खेत को बेचने पे मजबूर हो जाते हैं। फिर उस खेत में जो है सोसाइटीज़ बनते हैं, रियल एस्टेट डेवलप होता है। और उसी रियल एस्टेट डेवलपमेंट्स में फिलिस्तीनी एज ए मजदूर कंस्ट्रक्शन लेबर्स काम करते हैं और फिर उनके ऊपर कभी कभी हमले भी कर देते हैं। जो लोग वहाँ पे घर हैं जिन फिलिस्तीनियों का, उनके घरों पे हमला कर देते हैं, उनके घरों पे आग लगा देते हैं और पानी सप्लाई बंद कर देते हैं, बिजली बंद कर देते हैं। तो उनका ये है कि वो मजबूर हो जाते हैं अपने घर को और अपने ज़मीन को बेचने के लिए और फिर वो भाग जाते हैं। तो अगर इजराइल को कभी भी 2 स्टेट सोल्यूशन के लिए सीरियस होता तो इजराइल कभी भी 150 सेटलमेंट बनाने की इजाज़त नहीं देता। अभी 150 सेटलमेंट्स में 7 लाख से ज़्यादा लोग, 7,22,000 एक आंकड़े के मुताबिक वहाँ पे लोग रहते हैं। तो ये 7,22,000 लोग जो वहाँ रह रहे हैं, उन्होंने घर खरीदा होगा, उनका घर का क्या होगा, वो किसको दिया जाएगा? तो अब ये सवाल है कि ये 2 स्टेट सोल्यूशन के हो पाएगा नहीं हो पाएगा। अब ये भी एक डिबेट है कि 2 स्टेट सोल्यूशन होगा या 1 स्टेट सोल्यूशन होगा, कि सिर्फ इजराइल होगा या सिर्फ फिलिस्तीन होगा। तो ये सब डिबेट चल रहा है और अभी कोई भी विद फुल कन्विक्शन बोला नहीं जा सकता, कहा नहीं जा सकता है कि इजराइल का और फिलिस्तीन का मुस्तकबिल क्या है, क्योंकि इजराइल किसी की नहीं सुन रहा है। यूएन जिसकी वजह से इजराइल का वजूद में आया है, 1948 में यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशंस के करारदाद रेजोल्यूशन से ही इजराइल का वजूद में आया और आज वो इजराइल यूनाइटेड नेशंस को ही नहीं मान रहा है, उनके रेजोल्यूशंस को ही नहीं मान रहा है, उनके सेक्रेटरी जनरल को पब्लिकली उनके शान में गुस्ताखियां किए जा रहे हैं, उनको उनसे रिजिग्नेशन मांगे जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने इजराइल को उनके जराइम के बारे में आईना दिखाया या उनकी गिनाया कि मतलब ये कोई जो वहाँ पे हो रहा है, जो 7 अक्टूबर में जो हमास ने किया है, वो कोई आउट ऑफ थिन एयर नहीं हुआ है, उसके पीछे हिस्ट्री है, उसमें सिस्टमेटिक परसिक्यूशन है फिलिस्तीनियों का, इसके नतीजे में हुआ है।
और इसके वजह से उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया है कि वो हमास के सपोर्टर हैं। यानी कि यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल है वो एक यूरोपियन है, वो पोर्चुगीज नेशनल है, उनके ऊपर टेररिज्म को सपोर्ट करने का इल्ज़ाम दे दिया गया, उनको रिजिग्नेशन। यानी कि इजराइल ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को मानता है, ना यूनाइटेड नेशंस को मानता है, ना अमेरिका को मानता है, किसी को नहीं मानता है। और इजराइल के जो वज़ीर आज़म हैं जनाब बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने कहा है कि हम हमास को मिटा देंगे और कोई भी दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। और ये उन्होंने अमेरिका के सदर की मौजूदगी में, अमेरिका के जो फॉरेन सेक्रेटरी है मिस्टर एंथनी ब्लिंकन, उनकी मौजूदगी में कहा है। और ये एक ब्लैटेंट वायोलेशन है इंटरनेशनल कम्युनिटी का और इंटरनेशनल लॉज का। तो ये एक चिंता का विषय है लोगों के लिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए। सो कॉल्ड इंटरनेशनल कम्युनिटी अगर है भी तो उसके लिए ये सोचना चाहिए कि इजराइल ऐसा क्यों कर पा रहा है। ये एक अलग बहस का मौजू है कि इजराइल किसी को क्यों नहीं मानता, वो क्यों इतना पावरफुल है, या सिर्फ ये अलग से हम डिस्कस कर सकते हैं इस चीज़ पे। मेरा आखिरी क्वेश्चन, जॉर्डन में रहे फिलिस्तीनियों को सिटीजनशिप क्यों नहीं मिला? अगर वो आना चाहते हैं तो क्या मार्च ऑफ रिटर्न मुमकिन है? देखिए, जॉर्डन में रह रहे फिलिस्तीनियों को सिटीजनशिप क्यों नहीं मिला या क्यों नहीं लिया, ये एक मौजूद बहस है कि अगर उनको जॉर्डन की शहरियत दे दी जाता है तो फिर इसका मतलब ये है कि पूरा फ़िलिस्तीन जो है इजराइल का ही हो गया। तो अब ये नहीं लिया या नहीं दिया गया, ये तो एक मौजूद बहस है। दूसरी बात, जब आपने कहा कि मार्च ऑफ रिटर्न मुमकिन है, लेकिन अभी मौजूदा हालात में मुमकिन नहीं है, क्योंकि इजराइल के जो डिफेंस फोर्सेस है या ऑक्यूपाइंग फोर्सेस है वो बॉर्डर में है। और इजराइल चूँकि आप जानते हैं कि वन ऑफ द माइटीएस्ट मिलिट्री है, तो उसके सामने जाना मतलब गोया के सर पे कफर बांध के ही जाना पड़ेगा। लेकिन अगर टू स्टेट सोल्यूशन होता है और इजराइल अपना फ़िलिस्तीन अपना इंटरनेशनल बॉर्डर होगा, उनके पास अपना एयरपोर्ट होगा, अपना सी पोर्ट होगा, तो जाहिर सी बात है जो फ़िलिस्तीनी 1948 में वहाँ से नकबा के बाद और 1967 में जो 6 डे वॉर हुआ था, उसके बाद जो दुनिया भर में गए हैं, जो डायस्पोरा है फ़िलिस्तीनियों का, वो डेफिनेटली दे वुड लव टू कम बैक टू देयर एंसेस्ट्रल लैंड। अब जब इजराइल जो है 2000 साल बाद वापस आना चाहते हैं, तो वो तो अभी गए हैं यहाँ से, तो वो क्यों नहीं आना चाहेंगे? बिल्कुल आना चाहेंगे और आना भी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया शोएब साहब, आपने आपका कीमती वक्त दिया। और दोस्तों, शुक्रिया आप सबको हमें सुनने के लिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम with the next video. Thank you. Thank you.